मिस्टर 20% एमएलए हैं, मिस्टर 40% यहाँ की कर्नाटक हुकूमत है जी। मतलब एमएलए सा भी परसेंटेज पर मिस्टर 20% है जी सर। हम आपको भेज रहे हैं सिर्फ असेंबली में क्वेश्चन करने के लिए, आपको बिदर उत्सव में नाचने के लिए नहीं भेज रहे। बिदर में 6 एमएलए, कोसा एमएलए नाचे बोलिए, तीनों जा रहे हैं पब्लिक में नाच रहे हैं। इनोज बोले कि 70 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ, फिर पिछले 15 साल से तो एमएलए इनोज है, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या 1 साल में सब कुछ हो गया? जी सर। क्या जादू से हो गया? तो एक बीदर में कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है आरके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आप देखिए इनके थोड़े वर्कर है जो तनख्वाह पे है, तनख्वाह पर है। कोई पार्टी के वर्कर को कोई उनके खुद की पार्टी के कोई वर्कर को कुछ बड़ा है या उनके वर्कर को आगे नहीं लग गए जी। इनको कौम के नाम पे जज्बात में ला के लास्ट में वोट लेंगे, 1-2-4 दिन के अंदर एक फैलेंगे, बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस को वोट डालो नहीं तो वही मुद्दे आ जाते, लास्ट में गोश्त बंद हो जाता है, यहाँ हमला हो जाता है। अब इलेक्शन के करीब अब इनके वर्कर पूरे जगह सबको चाय पिला के खाना खिला के, नहीं तो थोड़े वर्कर को क्या करते हैं यहाँ से चलो भाई क्या तो नाराज़गी हो गई बोल के जहराबाद पे खाना लेके जाके खिला के समझा के लाते हैं जी। क्योंकि इनका काम है, ये जो वर्कर है पे वर्कर, इनका काम है वार्ड में लोगों का दिमाग भटकाना। जी सर। वेलकम टू बीदर लेटेस्ट न्यूज़ विद ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 14 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जेडीएस के युवा लीडर शेख आज़ा अजहर साहब मौजूद है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते, आदाब। बीदर लेटेस्ट न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो बीदर की आवाम में आपको लेकर ये है कि आप जेडीएस से एस्पिरेंट थे। कई सारे लोगों का मानना है कि आपको जेडीएस टिकट दे सकती थी, फिर ऐसी क्या वजूहत रही जो आपको जेडीएस टिकट से दूर रखी सर बीदर नॉर्थ से? देखिए, सबसे पहले तो जब हम ज्वाइन हुए थे हमने पार्टी के बड़े अहदेदारों से तो बात की थी कि 2 माइनॉरिटी देंगे बीदर में बोल के जी। जिसमें से हुन्नाबाद और बसवा कल्याण में 2 माइनॉरिटी दिए, मगर हमारे नज़रिए से बसवा कल्याण में माइनॉरिटी टिकट देना हमारी सोच से थोड़ा गलत है क्योंकि माइनॉरिटी वोट बीदर नॉर्थ में है। जी सर। बसवा कल्याण में मैं समझता हूँ समथिंग 30 से 40,000 है जी। बीदर नॉर्थ में 70 से 80,000 मुस्लिम वोट है और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज 1 लाख के करीब है जी। मगर बीदर को छोड़कर बसवा कल्याण को देना ऐसा कुछ पार्टी अभी देखेंगे क्या अगर सोच विचार में अभी है पार्टी क्या करती है आगे देखेंगे। सर जब सीएम इब्राहिम साहब को पूछा गया जो इलेक्शन के लिस्ट थी क्या उसमें चेंजेस हो गए, तो आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा कि 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंज हो गए, क्या उसमें बीदर नॉर्थ भी एक है सर? देखिए, अभी तो हम बात किए, अभी पार्टी का डिसीजन क्या होता है देखेंगे क्योंकि चेंज होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं जी। फिर भी पार्टी हाईकमान क्या करता है देखेंगे, पार्टी जी। का इंतज़ार कर रहे हैं डिसीजन का। सर जब आपको लेकर सवाल पूछा गया आपके स्टेट स्पोक पर्सन से, उन्होंने कहा कि जब एक बार टिकट अनाउंस होने के बाद ये सब वजूहत नहीं होना चाहिए पार्टी में, जिसको मिले उसका सपोर्ट करना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, जिसको मिले, ये तो टिकट का ऐलान फर्स्ट लिस्ट में 2021 में ऐलान हुआ था कि रमेश पटेल सोलपुर बोल के 2021 में ऐलान करे थे जी। अगर 2021 में अगर ऐलान करे तो फिर दूसरों को वादा करके नहीं लाना था कि टिकट एस्पिरेंट बनिए करिए बोल के। तो मतलब पार्टी आपको वादा करी थी क्या सर, आप यहाँ से रेडी हुई हम आपको टिकट देंगे बोलकर? बोले कि हम पहले तो डिमांड रखे थे टिकट कर ही लेकर, जी। और बोले ज्वाइन हुए टिकट पूछिए 2 माइनॉरिटीज देंगे बोल के बोले। जी सर। देखेंगे अभी पार्टी का डिसीजन क्या आता है, पार्टी क्या करती है उसके ऊपर हम भी वेट करेंगे। जी सर। सर आप एमआईएम में कई सालों से जुड़े हुए थे एमआईएम में जी। सर एमआईएम छोड़ने की वजह क्या रही सर? एमआईएम छोड़ने की वजह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। कि एमआईएम टीआरएस ये अलाइंस है। जी सर। इसकी भनक हमको बहुत पहले लग चुकी थी जी। कि जेडीएस से टीआरएस अलाइंस हो सकती है बोल के, जी सर। और लास्ट में जाकर पूरे रीजनल्स पार्टी एक होकर लड़ेंगे तो फिर एमआईएम यहाँ पर फिर अलाइंस में आएगी। 2018 में भी अलाइंस में लड़े थे जी। एक जगह भी नहीं, तायद कर दिए, फिर वो आपको जेडीएस टिकट नहीं देती है तो क्या आप रमेश पाटिल सोरपुर का सपोर्ट करेंगे या इंडिपेंडेंट एमएलए कॉन्टेस्ट करेंगे बीदर से? अभी हमारी जितने भी खासतौर हमारे वर्कर है, चाहे मालेगंज सर्कल हो, जनवाड़ा सर्कल हो, बीदर सिटी के जितने भी वर्कर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे, डिसीजन लेंगे क्या होता है। अभी पार्टी का डिसीजन फाइनल क्या होता है उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। जी सर।
सर बिदर के डेवलपमेंट पर कुछ सवालात थे सर आवाम को लेकर। बिदर में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा बोल रहे एमएलए साहब, आपके नज़रिए से क्या ये वाकई में डेवलपमेंट है? देखिए, बीदर में डेवलपमेंट की बात हो रही है तो बीदर में 2017 में नगर उद्यान थर्ड फेज़ का जब टेंडर हुआ, वो टेंडर 2020 मार्च को कंप्लीट होना था। उसके तकरीबन 40 करोड़ पे थे। इन्होंने 2017 से 2020 तक कुछ काम नहीं करा है। उसके पैसे बच गए, उसको सेविंग करके ये 14 करोड़ के जो रोड्स है वो रोड को सिर्फ सिलकोट बीटी कर रहे हैं, क्योंकि ये रोड तो ख़राब हुए नहीं थे जी। और इनोज बोले कि 70 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले 15 साल से तो एमएलए इनोज है। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या 1 साल में सब कुछ हो गया? जी सर। क्या जादू से हो गया? 70, मैं तो नहीं बोल रहा या कोई अवाम नहीं बोल रही, आप ही बोले कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ जी। फिर 70 साल में 14 साल आपका पीरियड गया। आप 14 साल में क्या भी नहीं कर को 1 साल में करे क्या? जी। ये आप ही बोल दे रहे हैं। और हुकूमत किसकी? बीजेपी। तो 70 साल से 60 साल के अंदर हुकूमत तो कांग्रेस पार्टी की थी। आप ही ब्लेम करें कांग्रेस पार्टी को। 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हो रहा बीच हो रहा है। आप तो एमएलए है मगर गवर्नमेंट तो दूसरे की है ना। फिर डेवलपमेंट का तो पूरा सेहरा तो हुकूमत पे जाता है, थोड़ी एमएलए पे जाता है। जी सर, सीएमसी को बॉडी कर लेकर कई सारे अवाम के बीच में सवाल था कि सीएमसी का चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा। जेडीएस पार्टी बहुत प्रोटेस्ट करी, फिर भी चेयरमैन नहीं बनाने जाने के पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, आप परसों एक एमएलए साहब मीटिंग लिए। जी सर, कमिश्नर से मीटिंग लिए। उन्होंने क्या चाह रहे हैं? सिर्फ हर चीज़ में मई जी। जेडपी इलेक्शन नहीं, टीपी इलेक्शन नहीं, सीएमसी इलेक्शन भी तकरीबन 3 साल के बाद हुआ जी। 4 साल से बॉडी नहीं है वहाँ पे। तो हर चीज़ पे मेरा राज चलना जी। मतलब ऐसा क्यों चाह रहे सर वो एमएलए साहब? क्योंकि काउंसलर्स है, काउंसलर्स कोई परसेंटेज या कोई वर्क वो सब मेरे तरफ होना जी। किसी को नहीं। पंचायत मेंबर है, पंचायत के मेंबर को नहीं जाना, उसका क्रेडिट मैं कुछ जाना जी। क्योंकि जब गवर्नमेंट से अगर हमारे कानून में है कि पंचायत मेंबर को उसका अलग बजट जाता है, जेडपी मेंबर का अलग जाता है, टीपी मेंबर का अलग जाता है, काउंसलर का अलग जाता है, हर चीज़ का क्रेडिट मैं लेना, हर चीज़ में मैं आ चुका है उनको जी। अगर ये ही चलता रहा तो ना उनको काउंसलर की ज़रूरत है, ना एमएलए की, पंचायत मेंबर की ज़रूरत है, ना टीपी मेंबर की ज़रूरत है, ना जेडपी मेंबर की। इन्होंने एक बीदर में कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है आरके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आप देखिए, इनके थोड़े वर्कर है जो तनख्वाह पे है, तनख्वाह पर है। कोई पार्टी के वर्कर को कोई उनके खुद की पार्टी के कोई वर्कर को कुछ बढ़ाए या उनके वर्कर को आगे नहीं लग गए। इनके चंद लोग हैं जो कंपनी का एक कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई सेक्रेटरी है, कुछ है समझिए, और इनके थोड़े वर्कर्स हैं ना मेंबर के तौर पे काम कर रहे। इनके खुद की पार्टी के कोई काउंसलर की अहमियत नहीं है वहाँ पे। इनको कोई मीटिंग में बुलाते नहीं, ना इन्हों कोई पार्टी की मीटिंग में जाते, ये लोगों को बुलाते च नहीं। इन्हों सिर्फ एक तमाशा बना को रखी बीदर का जी। इनको कोई डेवलपमेंट से, कोई बीदर में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी होना नहीं है। यहाँ के लोगों का तमाशा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं बोले तो इन्होंने एक कंपनी खोल को रखे प्राइवेट लिमिटेड। थोड़े लोग हैं इनके जो तनख्वाह पे है, वर्कर बोल को कुछ भी नहीं है। कोई वर्कर को कुछ आगे बढ़ाना, कोई वर्कर मेरा काम करा वार्ड में, कुछ भी नहीं है। खाली इनको कौम के नाम पे जज्बात में ला के लास्ट में वोट लेंगे। 1-2-4 दिन के अंदर एक फैलेंगे, बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस को वोट डालो नहीं तो वही मुद्दे आ जाते हैं। लास्ट में गोश्त बंद हो जाता है, यहाँ हमला हो जाता है। अब इलेक्शन के करीब है, अब इनके वर्कर पूरे जगह सबको चाय पिला के, खाना खिला के, नहीं तो थोड़े वर्कर को क्या करते हैं, यहाँ से चलो भाई क्या तो नाराज़गी हो गई बोल के जहराबाद पे खाना लेके जाके खिला के समझा के लाते हैं जी। क्योंकि इनका काम है, ये जो वर्कर है, पे वर्कर, इनका काम है वार्ड में लोगों का दिमाग भटकाना जी। सर, बिदर उत्सव को लेकर भी अवाम के बीच में क्वेश्चन था कि बिदर उत्सव एमएलए साहब बोले बहुत कामयाब हुआ, लेकिन जब हमने ग्राउंड पर सर्वे किया तो कई सारे बिदर के लोग बोले हमारे पास 25,000 रुपये नहीं थे कि हम प्लेटिनियम कार्ड लेकर देख सके, हमें भीड़ का सामना करना पड़ा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिदर उत्सव तो हमारा जहाँ तक ख्याल है इन्होंने सिर्फ एक जीबी मीटिंग में क्वेश्चन करे। बिदर उत्सव का जितना भी सवाल है हुकूमत करी है वो जी, और जो भी सेहरा जाता है यहाँ के वक्त की, चाहे वो कोई पार्टी की हुकूमत क्यों ना, हुकूमत को जाता है जी। अगर कुछ हादसा हो जाता तो मैं तो सुना 1 या 2 जने मरे भी बिदर उत्सव में। इसमें भगदड़ में अगर हज़ारों लोग मरते तो जब कोई एमएलए साहब जिम्मेदारी लेते थे क्या, इंचार्ज मिनिस्टर लेते थे। ये सब लोग को बेवकूफ़ बनाकर पब्लिक को जमा करें और ये सब इलेक्शन का एक
अपना इलेक्शन को प्रमोट करने का एक जरिया था गवर्नमेंट के फंड से। सर, जो नॉन कांग्रेस की पार्टीज है, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बिदर की हिस्ट्री को नहीं बताया गया, बिदरोत्सव में सिर्फ नाच गाना था। वो इसके बारे में कुछ वही कहेंगे सर आप? इनका सिर्फ क्या है मालूम है, बीदर की हिस्ट्री बताना नहीं है, बीदर का कल्चर क्या है, जी सर। भाईचारा, गंगना जमुना तहजीब के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बीदर में देखिए आप, जहाँ पर मंदिर है वहाँ पे मस्जिद है, दरगाह है, ये सब चीज़ को दूर रखकर सिर्फ नाच गाना और इनका कैसा प्रमोशन होता है यही काम करें। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए करें, क्योंकि इलेक्शन 2 से 3 महीने के अंदर है। जी। इलेक्शन के लिए बीदर उत्सव हुआ, ये बीदर उत्सव अगर होना रहता तो पिछले साल भी हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था, पिछले 8-10 साल से तो हुआ नहीं, कुछ ना कुछ वजह। आप बीच क्यों हुआ? जी। और सर, डेवलपमेंट को लेकर भी आवाम के बीच में क्वेश्चन था कि बिदर उत्सव की वजह से डेवलप हो रहा बिदर। बीदर आपके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है सोलपुर साहब, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सोलपुर में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो वहाँ पर नहीं बना रहे, बिदर में बना रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, मैं पहले ही बोला कि नगर उत्थान 3rd फेज़ के 15 या 16 करोड़ रुपए, चाहे वो वार्ड नंबर 1 के पैसे सेविंग हुआ है, वार्ड नंबर 2 के पैसे सेविंग हुआ है, वार्ड नंबर 11 के सेविंग हुआ है, वार्ड नंबर 10 के सेविंग हुआ है, तो ऐसे कई वार्ड्स हैं जो 2017 का बजट था वहाँ पर काम नहीं करा इन्हों कोई वार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हों काम ही नहीं करा। वो पैसा 3 साल तक कोई पूछने वाला नहीं था, सेविंग में हुआ, अब वो रोड बनाने का काम कर रहे हैं। जी। उसमें क्या होगा, नगर उत्थान 4th फेज़ का भी पैसा आया। जी सर। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का फंड है, ये स्पेशल सीएम हर जगह आया सो है। कोई स्पेशल फंड पे अपनी पोस्टर पे अपनी फोटो लगाना कहाँ तक सही बात है? देखिए, इससे पहले हम जब ऑब्जेक्शन किए थे, हमारे वार्ड में नगर उत्थान 2021 में काम चल रहा था, रघुनाथ मलकापुरे जो एमएलसी है बीजेपी के, उन्होंने काउंसिल में क्वेश्चन रेस किए थे कि नगर उत्थान के बजट में एमएलए की ओपनिंग हुई कैसा और एमएलए की फ़ोटो कैसा लगी। जब यहाँ डीओडीसी में इसका जवाब दिया गया तो डीओडीसी में जवाब दिया गया है कि ये ओपनिंग हमने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, उन्होंने एमएलए साहब अपनी तरफ से बैनर, फूल, शाल वो अपनी तरफ से कर लेके जा रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं है। सही देखा गया तो इसके ऊपर 420 केस होता है। जी सर। देखेंगे, अभी लोग तो खामोश बैठे हैं। मैं ख़ास तौर 35 काउंसलर से भी अपील करना चाहता हूँ, आप नगर उत्थान का जो भी बजट आता है आपके लेटर हेड पे दीजिए, क्योंकि ये फंड म्यूनसिपल सीएमसी से इसका जितना भी वर्क, नेम ऑफ वर्क भेज के वहाँ से डीओडीसी को जाकर अप्रूवल होता है। यहाँ पर एमएलए हो चाहे यहाँ की हुकूमत हो, ये ज़बरदस्ती काम उनके पे थोप रही है सर। वार्ड वाइज अगर स्टेट के बारे में पूछा जाए तो एमएलए साहब ने कहा था कि हिजाब के मसले पर असेंबली में वो क्वेश्चन रेज करेंगे, असेंबली हिला देंगे। क्या आपको दिखा सर ऐसा कहीं पर भी? देखिए, हिजाब के मामले पर मैं एक परसों पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर में देखा मैंने 50% जो हमारे बच्चियां हैं, 50% बच्चियां गवर्नमेंट कॉलेज ड्रॉप कर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। ये गरीब बच्चियां का जो मामला था, गवर्नमेंट की फ्री था, वो आज वो प्राइवेट में गए तो उसको पैसा लगता, वो पैसा कहाँ से लेंगे? इस पे ना अपोजिशन बोलने तैयार है, खासतौर हमारी मुस्लिम क़यादत क्यों खामोश बैठी है, हमें को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिजाब पर कुछ भी मत बोलो, शायद वो इसीलिए खामोश बैठे हों। नहीं, उनको तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट तो छोड़ो, नॉन मुस्लिम है, मगर हमारे जितने मुस्लिम क़यादत जो अपने आप को माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, अपने आप को माइनॉरिटीज़ बोल के वोट लेते हैं। अब हमारे एमएलए साहब तो हैदराबाद कर्नाटक के बड़े लीडर अपने आप को बोल को चल रहे हैं, फिर इन्हों क्यों खामोश है? 50% बच्चियाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, इनकी फ़ीस कहाँ से आएंगी, कहाँ से इन्हों भरेंगे? जब आपको हम असेंबली चुन के भेज रहे हैं तब असेंबली में कुछ बोलने तैयार नहीं है। बाहर आप क्या भी कर लो उसकी कोई गिनती नहीं है, मगर असेंबली में आपकी एक क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत कीमती है, कि कौम के लिए बहुत कीमती है। हम आपको भेज रहे हैं सिर्फ असेंबली में क्वेश्चन करने के लिए, आपको बिदर उत्सव में नाचने के लिए नहीं भेज रहे। बिदर में 6 एमएलए, कोसा एमएलए नाचे बोलिए आप, इन्हों जा रहे हैं पब्लिक में नाच रहे हैं, बच्चों में नाच रहे हैं जी। जो कौम नचाने वाली है वो कौम को लेकर इन्हों खुद आज नाच रहे हैं। किस तरफ लेके जा रहे हैं ना हमारी माइनॉरिटीज़ की लीडरशिप को, खासतौर मुस्लिम कम्युनिटी को।
2009 में गावन चौक पे इन्होंने ऐलान किए थे कि हम 1500 बच्चों को हर साल जॉब देते हैं। सर जॉब के ऊपर आपने आया तो मैं जब एमएलए साहब को पूछा गया अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, उन्होंने कहा 12 साल से वो जॉब फेयर करा रहे हैं, 18,000 नौजवानों को जॉब दिए बिदर के। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, 12,000 अगर आप जॉब दी तो एक बच्चे का भी नाम बताइए। 18,000 को जॉब दिया। 18,000 में से एक बच्चे का भी नाम बताइए कि मैं ये बच्चे को जॉब लगाई हूँ बोल। डिटेल बताइए आप, कौन सी कंपनी में लगा, कौन से ईयर में लगा, कौन से मंथ में लगा। मैं बोलता हूँ आप जब 2009 में इलेक्शन जीते, गावन चौक पे ऐलान किए थे कि हर साल 1500 बच्चों को जॉब देता हूँ। जी सर। वो 1500 जॉब तो छोड़े, 15 जॉब भी नहीं दिए, नहीं तो मैं इस्तीफा दे देता, तुम बोले थे जी। फिर आप 1500 बच्चों को कहाँ जॉब दिया, आप इस्तीफा दे दीजिए। मतलब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है। बच्चे डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ से पुणे जाना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को खासकर बहुत तकलीफ। और 80% बीदर में कंपनीज बंद है। वो हुआ तो हुआ, बीदर में जितने लोन होते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन हो, डीआईसी का लोन हो, हमारे क्या बोलते हैं इंडस्ट्री का लोन हो, ये किसको गया? जी सर। डीआईसी का लोन, काडब्बी का कारखाना खोलो आप, मोमबत्ती का कारखाना खोलो, और ऐसे बहुत से चीज़ है कि इसके लोन गए का जी आ रहा है तो कौन से ईयर में कितना आया, किसको गया, ये पैसा जा रहा है। गवर्नमेंट के स्कीम सारे आप स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जी, मतलब स्कीम का फायदा नहीं पहुंच रहा आवाम को। कोई किसको पहुंचा? जी पहुंचा तो कौन सी कंपनी कहाँ है बीदर में बताइए। जी सर। कम से कम छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट तो आप दे सकते थे। जी। डीआईसी को गए तो साल में 5 आदमी को तो लोन होते होंगे, 5 साल के पीरियड में 25 लोन बोले तो एक 50 लाख है उसको, किसी को 1 करोड़ है। और इंडस्ट्री को भी सब्सिडी है 35%, 30%, 25%, किसको दे रहे? जी सर, जब ब्रिम्स हॉस्पिटल को लेकर सर्वे किया गया हमारी टीम की तरफ से, तो कई सारे लोगों की शिकायत थी कि डॉक्टर्स टाइम पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है ब्रिम्स का, और कई सारे थे। सर इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, के बारे में ब्रिम्स के लिए मैं सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर ब्लेम करता हूँ जी। और जब उस परेड के इंचार्ज मिनिस्टर पे, क्योंकि 2018 में जब इलेक्शन करीब था उसका टाइम पीरियड अभी 6 मंथ था। उससे पहले इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के लिए ब्रिम्स हॉस्पिटल हम बनाए बोलने के लिए 6 महीने पहले ओपनिंग कर आज हॉस्पिटल को पूरा कमज़ोर कर चुके हैं वो जी। आप देखिए दीवारों में दरार आ चुकी है, क्योंकि उसको पानी सही नहीं मारा गया। काम फास्ट करने, कॉन्ट्रैक्टर पे प्रेशर बनाया गया है जी सर कि जल्दी करो, इलेक्शन सर पे है, उसकी ओपनिंग करना है। मशीनरीज आए हैं, मशीनरीज पे बच्चों को अपॉइंट नहीं करे हैं। करोड़ों रुपए के मशीनरीज है, चाहे यहाँ 100 बेड के भी उसमें करोड़ों रुपए के मशीनरीज है, उसको चालू नहीं करा है जी। तो ये इनका कारनामा क्या है? खाली जाना, रिबन काटना। सर जब आपकी पार्टी के फ़हीम मिर्ज़ा से पूछा गया डेवलपमेंट को लेकर, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एमएलए साहब परसेंटेज पर काम करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? मिस्टर 20% एमएलए हैं, मिस्टर 40% यहाँ की कर्नाटक हुकूमत है जी। मतलब एमएलए साहब भी परसेंटेज पर मिस्टर 20% है जी सर। इन्हों भी परसेंटेज पे, उन्हों भी परसेंटेज पे है, इसलिए तो मिली भगत चले। अगर इन्हों परसेंटेज नहीं लेते तो जो अपोजिशन है ये कामों पे ना सवाल उठाते थे। जी सर। सर अगर जेडीएस पावर में आए तो करप्शन को कैसा दूर करेगी सर? देखो, जेडीएस इससे पहले भी पावर में थी जी सर। जेडीएस खास तौर राइट किसानों के लिए जितने स्कीम इम्प्लीमेंट की शायद हिंदुस्तान में कोई सी भी पार्टी नहीं। और ये जो पेंशन की योजना है, अब स्कूल में साइकिल देने का मामला हो, स्कूल में बैग वैग देने का मामला, ये सब जेडीएस वाले नए स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई पार्टी, क्योंकि रीजनल पार्टी रहने से जी सर, जो नेशनल पार्टी है उनको फंडिंग दिल्ली तक पहुंचाना है जी सर। अगर जेडीएस सरकार में आती है तो जेडीएस का पैसा, यहाँ का स्टेट का पैसा स्टेट में सिर्फ स्टेट वालों को मिलेगा। जैसा टीआरएस पार्टी है, टीआरएस को भी नेशनल लेवल पे पैसे फंडिंग करने की पार्टी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्टेट लेवल वही पैसा उन्होंने किसानों तक पहुँचा रहे हैं, गरीबों तक पहुँचा रहे हैं। वो इसकी स्टेट के हमारे जितने भी वोटर्स हैं उन तक पैसा जा रहा है। सर कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर वो पावर में आते हैं तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो जेडीएस भी देने तैयार है सर? जेडीएस का तो देखो पंचयात्रा जो यात्रा है जी, उसका तो मैनिफेस्टो चल रहा है, वो 5 मेन पॉइंट लेके चल रहे हैं, मगर उसमें कम से कम 25-30 मेन पॉइंट है जी सर। सबसे बड़ा और एक पॉइंट है, ये कोई भी नहीं बता रहे कि जो संघ है, संघ के जितने भी पैसे हैं जी सर अब तक लिए वाले, जिस दिन सरकार आएंगी विद इन 24 आवर के अंदर वो पैसा माफ़ हो जाएगा। ये हमारे कुमार स्वामी, HD कुमार स्वामी साहब
ऐलान कर चुके हैं, और वो पैसा भी माफ़ होगा, और वो पैसे में जब गवर्नमेंट और लेंगे तो उसको सब्सिडी भी दिया जाएगा। ये जेडीएस का वादा है। आप देखिए एक एक फैमिली में, एक एक घर में नहीं बोले तो 50,000 लाख ऐसा लिए सो है पैसे। जी सर। अगर सरकार आती है विद इन 24 आवर के अंदर पूरे पैसे माफ़ हो जाते हैं। तो क्या सर जेडीएस अपने वादे पर बनी रहेगी? देखिए आप तक इससे पहले भी वादा किए, साला मरना पूरा क्लियर करे लोगों का, 25,000 करोड़ रुपए तक माफ़ करे। अगर अभी गवर्नमेंट नहीं गिरती तो 75,000 करोड़ रुपए टोटल माफ़ होते थे। अभी 50,000 करोड़ अभी बैलेंस है जो सरकार गिरने की वजह से। नहीं तो 5 साल का टाइम अगर जेडीएस सरकार को देते, एच.डी. कुमारस्वामी को देते हैं, तो देखिए आप कर्नाटक में एक हिस्ट्री बनेगी। स्कीम्स, खासतौर स्कीम, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों को पढ़ने के लिए फर्स्ट से डिग्री तक फ्री एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन। आज एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है, तो हमारे एच.डी. कुमारस्वामी साहब ऐलान कर चुके हैं, और जिसका घर नहीं है उनको घर, ये मेन पॉइंट है। और पंचायत लेवल में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रहेगा। कौन सी सरकार ऐलान करती है बोलो? ये तो सब ऑलरेडी इनकी इसमें राजस्थान में हुकूमत है, वहाँ क्या फ्री है जी? ये इलेक्शन वादे है, ये बोलते रहते हैं। अभी तो पहला है, अभी देखिए ये तो शुरुआत है कांग्रेस की भी ऐलानात के, अभी वैसे बहुत करेंगे जी। और बीदर में 2015 में मांजरा नदी से अमृत स्कीम में 48 करोड़ रुपए पैसा सेंक्शन हुआ था। जो कारंजा का जो पानी आ रहा 24/7 का, वो पानी ओल्ड सिटी के लिए सक्सेस नहीं है जी सर। उसकी एक रिपोर्ट बनी, वो सक्सेस नहीं है बोल के 48 करोड़ रुपए मांजरा नदी से ओल्ड सिटी के लिए स्पेशल लाइन ला के ओल्ड सिटी को पिलाने के लिए ये पैसा सेंक्शन हुआ था। जो पीसी जाफर साहब डीसी थे जब जी सर। 2016 में हमारे यहाँ पे एक मंत्री बने, वो पैसा 48 करोड़ कैंसिल कराकर यूजीडी के लिए न्यू सिटी में अप्रूवल दिए। मतलब यहाँ पर कौन मंत्री कैंसिल करे सर ओल्ड सिटी का पैसा? वही हमारे क्या नाम, स्प्रेड के जो इंचार्ज मिनिस्टर थे 2016-17 में ये कैंसिल हुआ है। मतलब ईश्वर खंडे साहब, वही जो भी मंत्री थे, इंचार्ज मिनिस्टर, म्युनिसिपल मिनिस्टर और यहाँ के विधायक, ये मिलके ओल्ड सिटी के साथ नाइंसाफी, क्योंकि ओल्ड सिटी सब सर जब ये पैसा कैंसिल हो रहा था तो जब हमारे एमएलए साहब क्यों खामोश थे? वही समझ नहीं आया ना हमको भी, क्योंकि ओल्ड सिटी वाले पानी नहीं पीना क्या जी? 60-70 साल से ओल्ड सिटी वाले अंदर है, क्या उन्होंने पानी नहीं पीना? आज भी जाओ आप, पानी नहीं है ओल्ड सिटी। मेरे खुद के वार्ड में 24/7 फेल हो चुका है जी सर। आज भी जब मुस्लिम हॉस्टल एरिया, इधर पूरा खैसर रहमान साहब की गली और उधर अंदर कॉलोनी में तो पानी च नहीं है। इन्होंने लाइन डाले हैं, सब डाले चले गए, क्योंकि बाज़ाब्ता रिपोर्ट है ओल्ड सिटी के अंदर कारंजा का पानी सक्सेस नहीं है 24/7। इसलिए 48 करोड़ का मांजरा नदी से स्पेशल ओल्ड सिटी के लिए फंड 48 करोड़ पे रिलीज हुआ, सैंक्शन हुआ। 2 साल रहा वो पैसा, उसको काम नहीं चालू करे, वो पैसा लिख जाकर डिवाइशन कर दिए न्यू सिटी के जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, जब ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया गया सर बीदर की पब्लिक से, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि जेडीएस से एक माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए बीदर नॉर्थ को लेकर। क्या आप भी मानते हैं कि माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। 100% माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि ये माइनॉरिटी इलाका है था, हमारा तालुका जो है माइनॉरिटी इलाका है, और माइनॉरिटी को टिकट मिलना चाहिए। मतलब ये लिस्ट में चेंजेस होंगे अगर आपके हिसाब से? देखेंगे पार्टी क्या डिसीजन लेती है। हम पार्टी के तो बोले हैं हम सब मिलकर भी, पार्टी का क्या रोल रहता है अभी देखेंगे। कैंडिडेट को तो लिस्ट में नाम आया है जी, ऐसे 2-4 कैंडिडेट्स तो लिस्ट में से चेंज हुए हैं। पार्टी का डिसीजन क्या होता है उसके बाद हम पूरे मिलकर, हमारे वर्कर और हम पूरे मिलकर एक फैसला लेंगे। खासतौर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी सीट मिले जी सर जेडीएस। सर अगर माइनॉरिटीज़ को टिकट देती है, अगर आपको नहीं देकर किसी और माइनॉरिटी को टिकट देते हो, क्या आप जेडीएस का सपोर्ट करेंगे? हम सब मिलकर बात करेंगे जी। उसके बाद हमारी ख्वाहिश तो है माइनॉरिटी को टिकट मिलना, क्योंकि माइनॉरिटी इलाका है, माइनॉरिटी को मिला तो चाहे वो ख्वाजा शेख अजहर हो या कोई और हो। और हमारा क्यों बोल रहे हैं बोले तो हम बसवा कल्याण से माइनॉरिटी इतने ज़्यादा नहीं जी सर। माइनॉरिटी जहाँ है वहाँ आप टिकट दीजिए। बीदर और हमारा हुन्नाबाद माइनॉरिटी इलाका है, हुन्नाबाद में तो दिया, बीदर में भी दीजिए माइनॉरिटी सर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना ख्वाजा शेख अजहर को, अगर आपको इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सर।